क्या अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स पर नहीं लगेगा सर्विस टैक्स? क्या 2010 से खरीदे गए फ्लैट्स पर वापस होगा सर्विस टैक्स? कैसे लगता है कॉमन एरिया मेंटेनेंस पर सर्विस टैक्स? कैसे लगता है पावर बैकअप पर सर्विस टैक्स? जून में दिल्ली हाई कोर्ट ने केस में फैसला दिया कि अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स पर सर्विस टैक्स नहीं वसूला जा सकता। इसके बाद 2010 से फ्लैट्स खरीदने वाले तमाम होम बायर्स के मन में फ्लैट्स खरीदते वक्त चुकाई गई सर्विस टैक्स की रकम वापस पाने की उम्मीद पैदा हो गई है। क्या ये उम्मीद पूरी होगी? आखिर होम बायर्स को कैसे मिलेगा सर्विस टैक्स का पैसा, जिसका रास्ता कोर्ट के इस फैसले के बाद उन्हें नजर आने लगा है। दरअसल इस उम्मीद का पूरा होना बेहद मुश्किल नजर आता है। सबसे पहले तो सरकार ही इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। देखिए, जो सर्विस टैक्स के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन आया है वो पर्टिकुलर एक केस के लिए आया है। उसका भी कोई सभी पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कुछ भी करना है तो वो फाइनेंस एक्ट 2010 में जो पास हुआ था जो सर्विस टैक्स को लेकर, उसमें अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। मौजूदा माहौल में भी सर्विस टैक्स का ये नियम सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट के अधीन इलाके पर ही लागू होता है। इसके पहले मुंबई और कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर सर्विस टैक्स वसूली के पक्ष में ही फैसला दिया है। ऐसे में अलग अलग हाई कोर्ट से अलग अलग फैसले आने पर खुद ही ये मुद्दा विवादित हो जाता है और अब सुप्रीम कोर्ट में ही इसका निपटारा होगा। सुप्रीम कोर्ट से भी अगर सरकार को राहत नहीं मिलती है तो बहुत मुमकिन है कि सरकार अध्यादेश लाकर एक्ट में बदलाव करके इस फैसले को लागू करा सकती है। यानी कुल मिलाकर सर्विस टैक्स वापसी की संभावना ना के बराबर नजर आती है। डेवलपर्स के जरिए सर्विस टैक्स वसूलने वाली सरकार को ये रकम पहुंचाने वाले डेवलपर्स भी कुछ ऐसा ही मानते हैं। चूंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है, तो जो दिल्ली हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं ये उन पर लागू है। जैसे कर्नाटका में या मुंबई में हाई कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो इस डिसीजन से अलग हैं, वो उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे लागू हैं। तो इस तरीके से एक इसमें कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है और जो गवर्नमेंट है वो इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रही है। तो अभी इसका मौजूदा जो असर है एकदम तो देखने को नहीं मिलेगा। सर्विस टैक्स की उलझन से होम बायर्स सिर्फ यहाँ तक ही परेशान नहीं है। घर का पोजीशन लेने के बाद भी कॉमन एरिया मेंटेनेंस यानी कैम और पावर बैकअप पर भी सर्विस टैक्स चुकाना पड़ता है। इसको लेकर भी बड़ी दुविधा होम बायर्स में बनी रहती है। आखिर क्या है इसके नियम, आइए आपको बताते हैं। अगर सोसाइटी के मेंटेनेंस का जिम्मा डेवलपर के पास है तो फिर कैम चार्ज पर सर्विस टैक्स चुकाना होगा। अगर सोसाइटी के मेंटेनेंस RW के हाथ में आ जाती है तो फिर 5,000 रुपए महीना कैम चार्ज चुकाने वालों को किसी तरह का सर्विस टैक्स नहीं देना होगा। 5,000 रुपए महीना से ज्यादा कैम चार्ज चुकाने पर भी सर्विस टैक्स तभी लागू होगा अगर इतने चार्ज वाले सभी होम बायर्स सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा कैम चार्ज चुका रहे होंगे। यानी कैम के मसले पर सर्विस टैक्स की वसूली का सीधा सीधा वास्ता इस बात से तय होता है कि आखिर मेंटेनेंस का जिम्मा किसके पास है। देखिए, कॉमन एरिया का जो मेंटेनेंस का जो पैसा लिया जा रहा है उसके ऊपर पूरा सर्विस टैक्स लगेगा। अगर ये बिल्डर मेंटेनेंस कर रहा है तो पूरा सर्विस टैक्स चार्ज करेगा और सरकार को वो जमा करवाएगा। इसमें जो है जो क्लियर ये चीज़ है कि जब भी उस सोसाइटी का हर एक मेंबर जो भी ओनर है फ्लैट्स के, वो अगर 5,000 अमाउंट से ऊपर का अमाउंट जो है वो एज अ मेंटेनेंस चार्ज दे रहा है तो उसके फुल अमाउंट पे जो है वो सर्विस टैक्स लिवाई होगा। अगर वो अमाउंट 5,000 से कम है मेंटेनेंस चार्जेस तो उस पर कोई भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि पावर बैकअप के मामले में या कहें डीजी के मसले पर सर्विस टैक्स की देनदारी बनती है, भले ही मेंटेनेंस उस वक्त डेवलपर के हाथ में हो या फिर RWA के पास। 1 जुलाई 2012 को सर्विस टैक्स के अंदर एक नेगेटिव लिस्ट जारी हुई थी। उसके अकॉर्डिंगली कुछ एक सर्विसेज को छोड़कर बाकी सभी पे सर्विस टैक्स चार्ज करने का प्रावधान बन गया था।
तो 1 जुलाई 2012 से पहले तो फिर भी लोगों के बीच में कुछ मतभेद था कि भी इसके ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा, वो स्थितियां अलग थी। लेकिन एज ऑन डेट जब से नेगेटिव लिस्ट जारी हो चुकी है, इस पावर बैकअप सप्लाई सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगेगा, पूरा लगेगा, और ये लगेगा, इसको रिकवर करना है और आगे जमा करवाना है। जिस भी सर्विसेज में जिसके अंदर भी लेबर कंपोनेंट किसी भी प्रकार का इन्वॉल्व है, उसकी रेशो कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हर आइटम पर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल है एज ऑन डेट। हालांकि एक मुद्दा ये भी है कि पोजीशन के तुरंत बाद जब बिल्डर ज्यादातर सुविधाओं को विकसित कर रहा होता है, उस वक्त क्या कैम की वसूली जायज ठहराई जा सकती है? ज़्यादातर डेवलपर्स कोशिश यही करते हैं कि फैसिलिटीज़ और अन्य सुविधाएं पहले प्रोजेक्ट में अच्छी तरीके से जो है शुरू हो जाए, उसी के बाद पोजीशन दिया जाए, क्योंकि वो रोज़मर्रा की ज़रूरतों की फैसिलिटीज़ होती हैं, तो उसको रोज़मर्रा में लोग इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है कि कोई सुविधाएं शुरू करने में कुछ समय लग रहा है या कोई और बात है, तो ये तो रेजिडेंट्स के और डेवलपर्स के बीच का अपना संबंध है या अपना एक कॉन्ट्रैक्ट है कि किस तरीके से वो इस चीज़ को तय करते हैं। देखिए, जितने भी डेवलपर हैं ऑलमोस्ट जब तक काफ़ी लोग रेजिडेंट नहीं आ जाते 5-7 महीने, जब तो सभी लोग उसको कोऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी डेवलपर आपसे चार्ज करता हो इमीडिएट, ऐसा नहीं है। मेरे संज्ञान में आज तक ऐसा कोई केस नहीं है। दरअसल सुविधाओं को दिए बगैर डेवलपर्स को कैम नहीं वसूलना चाहिए। बरसों से पोजीशन का इंतजार कर रहे ग्राहक आशियाना मिलने के बाद इसका ज्यादा विरोध नहीं करते। ज्यादातर लोग RWA बनने तक मेंटेनेंस के लिए बिल्डर की मनमानी शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जरूरत लोगों को जागरूक होने और अपने अधिकारों को समझने की है, जिससे उनके साथ नाइंसाफी ना हो सके। आदित्य केराणा, दिल्ली आज तक।